हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये हमारे नीट के 30 डेज रिवीजन बैच का 14वां वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। तो जिन्होंने कभी बायोलॉजी पढ़ी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर लास्ट में आप लोगों के लिए 35 क्वेश्चन का एक PDF भी मैंने लगाया है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो वो भी आपको देखने हैं। उनसे आपको अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य जानकारी की बात करें तो कोशिकाओं का अध्ययन जो होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है, क्योंकि कोशिका का अन्य नाम जो होता है वो साइटो होता है। कोशिका को साइटो भी बोलते हैं, इसलिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब बात की जाए कोशिकाओं की खोज के बारे में, तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन ये मृत कोशिका थी। इन्होंने एक कॉर्क के अंदर कोशिका को देखा था। बात की जाए जंतुओं में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हॉक ने की थी, ये आपको याद रखना है। और पादपों में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ग्रिथु और मेल्फी की। ये जंतुओं में ल्यूवेन हॉक, पादपों में ग्रिथु और मेल्फी की। और सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात की जाए कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लीटन और स्वान ने, ये आपको नाम याद रखने, स्लीटन और स्वान। उसके बाद कुछ सामान्य सी जानकारियां और हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शतुरमुर्ग का अंडा होती है, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो माइक्रोप्लाज्मा। जंतुओं में, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु होती है, ये सबसे बड़ी है, ये आपको याद रखना है। और न्यूरॉन जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जंतुओं में सबसे छोटी जो होती है वो शुक्राणु होती है। अब ये आपको पता होगा कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद देखिए, बात करते हैं कोशिकाओं के भाग की। तो ये आपको इसी क्रम में पढ़ने हैं, ये याद रखने में आपको हेल्प करेंगे कि कोशिकाओं के कौन कौन से अंग होते हैं और क्या क्या उनके कार्य होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होती है कोशिका झिल्ली। ये एक थैलीनुमा आकृति होती है और ये प्रोटीन की बनी होती है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के अंदर होती है, तो आपको याद रखना है कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, पादप और जंतु दोनों में होती है। अब उसके बाद बात करें, अगला है कोशिका भित्ति की। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसके ऊपर की तरफ एक आवरण होता है, जो पादपों में होता है केवल, और किस लिए होता है? सुरक्षा के लिए। पादपों में सुरक्षा के लिए जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कोशिका भित्ति केवल पादपों में होती है, यानी भित्ति का मतलब होता है दीवार, जो सुरक्षा की दीवार होती है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कभी कभी ऐसे पेड़ देखे होंगे, तो पेड़ों के चारों तरफ ऐसे ईंट की दीवारें ऐसे हल्के हल्के गमले टाइप के बना देते हैं ना, तो आप उससे याद रख सकते हैं, उसको कोशिका भित्ति मान सकते हैं आप, वो जो सुरक्षा के लिए होती है। और मानवों में ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो घूमते फिरते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति केवल पादपों में होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है और सुरक्षा के लिए होती है। उसके बाद अगला है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये दोनों में पाया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, और ये श्वसन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। और इसकी खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑल्टमैन ने की थी। ये आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने। और जो ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, चक्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए, क्योंकि ये श्वसन से ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। तो आप देखिए, सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर फिर एक पादपों में बाहरी आवरण होता है जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अब इस कोशिका को ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी, तो वो ऊर्जा कौन देगा इसको? माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब शरीर में सारी जगह कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन उसका वितरण भी जरूरी है। जैसे अपने पैर जो होते हैं, पैर ज्यादा कार्य करते हैं, चलने का कार्य करते हैं, तो पैरों की कोशिकाओं की अगर ऊर्जा खत्म हो जाए तो उनके पास कहाँ से ऊर्जा आएगी? तो बाकी शरीर से जो ऊर्जा होती है कोशिकाओं की, उनको वितरण का कार्य जो होता है वो कौन करता है? फिर गोल्जी का है। तो इसलिए इसको परिवहन जो होता है ऊर्जा का, वो गोल्जीकाय करता है, इसलिए इसको परिवहन का कार्य दिया गया है गोल्जीकाय को। और इसकी खोज किसने की थी? कैमिली गोल्जी ने, इन्हीं के नाम पे इनका नाम, इसका नाम गोल्जीकाय रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का निर्माण करता है, उसको आगे फिर कौन बढ़ाता है? गोल्जीकाय। अब देखिए, इसके बाद है रसधानी। रसधानी क्या होती है? एक ऐसे आकृति होती है इस प्रकार की। तो इसमें क्या होता है? जल का जो वितरण होता है और संग्रहण होता है वो रसधानी में ही होता है। कोशिका के अंदर लगभग 60% क्या होता है? जल होता है, लेकिन और वो कहाँ होता है? रसधानी के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसके बाद होता है तारककाय। तारककाय जो होता है वो केंद्रक के बिल्कुल नजदीक में होता है, और ये क्या करता है? कोशिका विभाजन में यूजफुल होता है, कोशिका विभाजन में कार्यरत होता है। तारककाय का यूज क्या होता है? कोशिका विभाजन। इसके बाद देखिए क्या होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या करता है कार्य? जैसे कोई कोशिका है, ये हमने कोशिका झिल्ली की बात की, तो अगर इसके अंदर कोई, जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर में अगर हड्डियां नहीं होंगी तो केवल जो चमड़ी या खाल होगी वो सिकुड़ जाएगी बिल्कुल ही। तो इसलिए वो अपना शरीर एक फिक्स अवस्था में कैसे रहता है? क्योंकि शरीर के अंदर क्या होती है? हड्डियां होती हैं शरीर में,
हड्डियां होती हैं, तो वो शरीर को बनावट को बनाए रखती हैं। ऐसे ही जो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो इसकी बनावट को बना के रखती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल बोलते हैं। ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ बनावट के लिए होता है। कोशिका की जो बनावट होती है ये इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा। तो इसका जो एक भाग होता है वो चिकना होता है, स्मूथ होता है, ये वसा का निर्माण करता है। और एक भाग जो होता है वो खुरदरा होता है, जहां से प्रोटीन निर्माण होता है। प्रोटीन निर्माण ये खुद नहीं करता है, इसका जो खुरदरा भाग होता है उसके ऊपर एक अंग होता है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइबोसोम। तो प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है, राइबोसोम। तो इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और ये दो प्रकार का होता है, ये इसके साइज के आधार पर है, 70S और 80S। ये अपन आगे पढ़ेंगे कि जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में, ये दोनों अलग अलग, उनको आगे पढ़ेंगे। तो आपने क्या समझा कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो आंतरिक कंकाल होती है। ये इस प्रकार की एक संरचना होती है जिसमें जो चिकनी संरचना होती है वहां से वसा निर्माण होता है, और जो खुरदरी साइड होती है इसकी वहां से प्रोटीन निर्माण होता है, और वो करता कौन है, राइबोसोम। तो ये हो गई अपनी राइबोसोम तक की बात। ये मैंने कोशिकाओं की, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों की एक एक स्लाइड यहाँ लगा दी है, इसको आगे अपन देखेंगे। देखिए यहाँ भी मैंने लगा रखी है, तो लास्ट में जब सारे अंक खत्म हो जाएंगे तब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए अगला है अपना केंद्रक। देखिए केंद्रक में क्या होता है, देखिए जैसे ये जो संरचना है इसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक के अंदर ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम, और फिर उनके अंदर क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए। और इसकी खोज किसने की थी, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। जैसे सबसे पहले हो गई कोशिका, कोशिका के अंदर होगा केंद्रक, और केंद्रक को जब देखा जाएगा तो उसके अंदर क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए। जो डीएनए आरएनए होते हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं, आपने आगे अपन पढ़ेंगे जब गुणसूत्र पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद देखिए अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसके खोजकर्ता भी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी खोज किसने की थी, डी डुबे ने। किसने, डी डुबे। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब आगे आप पढ़ेंगे तो इसको लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। तो ये कोशिका को लेड हुआ बिल्कुल ही, तो इसलिए इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको जल अपघटक एंजाइम बोलते हैं। तो इसके संपर्क में अगर कोई भी कोशिका का अंग आता है तो वही उसका अपघटन हो जाता है और वो मृत हो जाता है। तो ये काम क्या आता है कि जो मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं, कोशिका के जो मृत अंग होते हैं उनको, जैसे कोई अंग खराब हो जाता है तो उसको लाइसोसोम ही उसको नष्ट करके फिर नए अंग का जो निर्माण होता है वो आगे की प्रक्रिया वही होती है। जैसे कोई कोशिका पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो लाइसोसोम जो होता है वो स्वयं को नष्ट कर लेता है और वो कोशिका फिर खत्म हो जाती है और फिर नई कोशिका का निर्माण होता है। ये आपने देखा होगा। तो जब नई कोशिकाओं का निर्माण जब ज्यादा होने लगता है तो उस रोग को क्या बोलते हैं, कैंसर। जब कोशिकाओं का निर्माण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वही क्या होता है, कैंसर होता है। देखिए अगला है अपना जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, इसकी सबसे पहले तो इसकी खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने। ये आपको याद रखना है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, ये प्रश्न 2-3 बार आ रखा है। तो ये खोज किसने की थी, ये पुरकिंजे ने की थी। इसमें 80% जल होता है और इसके दो भाग होते हैं। एक, अगर जैसे ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर अगर ये भरा हुआ है तो इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और अगर कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर का जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं केंद्र का द्रव्य। ये आप आगे देखेंगे, जब इसको पढ़ेंगे अपन तब देखेंगे। अब इसके बाद है सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये कोशिका के ऊपर, जैसे ये कोशिका है तो कोशिका के ऊपर ऐसे छोटे 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 धागेनुमा संरचना होती है और ये कोशिका के ऊपर अवशोषण का कार्य करते हैं। जैसे कि कोशिका के, किसी एक कोशिका के आसपास कोई आप समझ सकते हैं कि जैसे भोजन जो होता है या कोई भी पौष्टिक चीज होती है तो उसका अवशोषण कौन करता है, सिलिया एंड फ्लैजेला। ये आपको याद रखना है, ये कोशिका के ऊपर होता है, इतना याद रखना है आपको, ये कोशिका के अंदर नहीं होता है। अब उसके बाद लवक, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सबसे, पादप कोशिकाओं का जो सबसे बड़ा पार्ट की बात की जाए तो ये लवक होता है और ये 3 तरह का होता है। हरित लवक, ये प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, पत्तियों में पाया जाता है, आप जानते होंगे। अवर्णित लवक, ये जो पौधों की जड़ होती है उनके अंदर पाया जाता है। वर्णित लवक जो होता है ये इसी की वजह से, जो पौधों के जो फूल वगैरह होते हैं उनका रंग जो होता है वो वर्णित लवक की वजह से आता है। उसके बाद है अपना अगला गुणसूत्र। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि ये केंद्रक में पाए जाते हैं, 23 जोड़े होते हैं और इनके अंदर गुणसूत्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए और जीन। ये जब डीएनए आरएनए का टॉपिक होगा तब पढ़ेंगे हम। अब बात की जाए कोशिका के अंगों में, देखिए ये जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं जिससे अच्छे से देखे। कोशिका के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। तो देखिए रसधानी जो होती है
जो जंतु कोशिका में भी होती है और पादप कोशिका में भी होती है, लेकिन पादप कोशिका में ये थोड़ी बड़ी होती है और जंतु कोशिका में थोड़ी छोटी होती है। सिलिया एंड फ्लैजेला ये मैंने आपको बताया केवल किस में होता है, जंतु कोशिका में, जो कोशिका के ऊपर जो छोटी छोटी संरचना होती है, कोशिका को एडजस्ट करने में भी काम देती है और अवशोषण का भी कार्य करती है। उसके बाद लाइसोसोम जो होता है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड यानी लवक जो होता है वो केवल पौधों में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। लवक आपको पता होगा, लेकिन कोशिका भित्ति आपको 100% याद रखनी है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। उसके अलावा ये अंग हैं, ये दोनों में पाए जाते हैं, झिल्ली, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिका, केंद्रक और जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको ईआर बोलते हैं। ये आपको याद रखनी है। तो ये हुई कोशिका के अंगों की बात। अब आप समझ के होंगे कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए ये लाइसोसोम, खुरदरी, अंतःप्रद्रवी जालिका, जहाँ से जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और जहाँ से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। उसके अलावा हरित लवक, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। गोल्जिका है, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। उसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया ये दोनों में होगा, राइबोसोम दोनों में होगा, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, ये केवल पादप कोशिका में होगा, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, यहाँ से वसा का निर्माण होगा, ये आपको याद रखना है, और लाइसोसोम। उसके बाद देखिए इधर देखते हैं जंतु कोशिका में, सॉरी ये यहाँ गलती से आ गया, लाइसोसोम ये दोनों में होगा। अब देखिए कोशिका झिल्ली, इसको याद रखना है कि आपको कि जंतु कोशिका जो होगी उसके ऊपर क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। उसके अलावा कोशिका द्रव्य, देखिए माइक्रोट्यूब, ये देखिए ईआर चिकनी वाली, जहाँ से वसा का निर्माण होगा, और केंद्रक द्रव्य, जो मैंने आपको बताया कि कोशिका के अंदर अगर द्रव्य होगा तो उसको कोशिका द्रव्य बोलेंगे, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। उसके अलावा जो अंतःप्रद्रवी जालिका, जो ये खुरदरी वाली है, तो इसके ऊपर जो पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम, ये मैंने बताया आपको। और ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, किसका, प्रोटीन निर्माण का। ये केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, इसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये सारे केंद्रक के अंग हैं, केंद्र का, ये केंद्रक के अंदर पाई जाती है। लाइसोसोम, ये आपने देखा, इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। उसके अलावा सेंट्रोसोम, ये केंद्रक के पास में पाया जाता है, मैंने आपको बताया कि कोशिका विभाजन में जो अपन आगे पढ़ेंगे उसमें यूजफुल होता है। गोल्जिका है, ये परिवहन करता बोलते हैं इसको कोशिका का। ये अपनी कोशिका की पूरी संरचना हुई, उम्मीद आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें भी सेम चीज हमको पढ़नी है जैसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पढ़ी हमने। यूकैरियोटिक के अंदर ही जंतु कोशिका और पादप कोशिका आते हैं, तो ये उससे पहले वाली स्टेज है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में पहले देख लें कौन कौन आते हैं, वायरस, शैवाल वगैरह, जो ऐसे जीव होते हैं वो किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक में। और जो यूकैरियोटिक में पादप और जंतु, इनके पादप और जंतु के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं हम। प्रोकैरियोटिक में देखिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता है, इनकी संरचना बहुत ही सिंपल, सरल संरचना होती है इनको, है ना। तो इनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्र का नहीं होती है, दोहरी झिल्ली नहीं होती है, सिलिया फ्लैजिला, वृत्ताकार डीएनए होता है इनका, ये इनके अंदर होता है। केंद्र इनमें यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, केंद्र का होती है, दोहरी झिल्ली होती है, स्टोन प्रोटीन होते हैं, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। और जो मैंने आपको बताया कि राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, तो इसमें 70S पाया जाता है और इसमें 80S पाया जाता है। अब बात की जाए दोनों में होता है, इसलिए फ्लैजिला प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण दोनों में क्या होता है, क्योंकि शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और यहाँ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम दोनों में होते हैं, कोशिका भित्ति होती है, डीएनए और झिल्ली, ये दोनों में होते हैं। अब देखिए उसके बाद अब अगला टॉपिक है अपना कोशिका विभाजन। देखिए कोशिका विभाजन 3 तरह का होता है, एक असूत्री, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन जो होता है प्रोकैरियोटिक, जो सरल संरचना वाले जीव होते हैं उनमें होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है वो हमारे शरीर में जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जब जनन में होता है ना। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, समसूत्री विभाजन। इसके 5 चरण होते हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला होता है इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा एनाफेज, पांचवा टेलोफेज। देखिए सबसे पहला इंटरफेज, ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसके बाद प्रोफेज, फिर तीसरा मेटाफेज, ये बीच की अवस्था होती है और अध्ययन के लिए सबसे सुविधाजनक होती है। उसके बाद एनाफेज सबसे बड़ी अवस्था होती है, और टेलोफेज अंतिम अवस्था होती है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। हम केवल रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं और जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ रहे हैं। देखिए इंटरफेज जो है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोशिका होती है, कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका जो है वो 2 कोशिकाओं में टूट जाती है। एक कोशिका है जो 2 कोशिकाओं में टूट जाती है ऐसे। तो शुरुआती चरण में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं
और डीएनए होते हैं। जैसे ये कोई कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होंगे और डीएनए होंगे। क्या होगा? क्रोमोसोम और डीएनए। तो पहले चरण में ये क्रोमोसोम और डीएनए अलग अलग होते हैं। जैसे गुणसूत्र इस तरीके से संरचना में होते हैं, आपने देखा होगा गुणसूत्र की जो इमेज होगी वो देखी होगी ऐसे। तो पहले चरण में ये अलग अलग ऐसे हो जाते हैं, अलग अलग ऐसे। जैसे ये कोई कोशिका है तो ऐसे हो जाएंगे, तो ये पहला चरण है। उसके बाद दूसरे चरण में क्या होगा? जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो इस केंद्रक का विभाजन होता है बीच में से, तो ये दूसरा चरण आपको याद रखना है। फिर तीसरा चरण में क्या होता है? जैसे ये कोई कोशिका है तो इसमें जितने भी अंगों की हमने बात की, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी काय, तो स्प्लेंडर फाइबर जो होता है जिसको तुर्क धागा बोलते हैं, इसका निर्माण होता है और इसमें सारे अंगों को ऐसे बीच में से बांध दिया जाता है। किसके द्वारा? स्प्लेंडर फाइबर के द्वारा। अब जैसे ये अंग, जैसे ये लाइसोसोम, राइबोसोम, ये है, इनको ऐसे बीच में से बांध दिया जाएगा। किसमें? तीसरे चरण में। चौथे चरण में क्या होगा कि इनके जो केंद्रक होंगे वो इधर ध्रुवों की तरफ, जैसे ये बंधा हुआ है तो ये अलग अलग ऐसे ऐसे ध्रुवों की तरफ इनका पलायन शुरू हो जाता है ऐसे। और पांचवें चरण में जब ये पूर्णतः ऐसे बीच में से टूट जाती है, इस तरीके से ऐसे बीच में से यहाँ से अलग होके अलग अलग दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो ये आपको याद रखना है कि पहला चरण क्रोमोसोम और डीएनए अलग होंगे, दूसरे चरण में केंद्रक विभाजन होगा, तीसरे चरण में स्प्लेंडर फाइबर यानी तुर्क धागे का निर्माण होगा, चौथे चरण में कोशिकांग ध्रुव की ओर चले जाते हैं और टेलोफेज पांचवें चरण में विभाजन पूर्ण हो जाएगा। तो ये हुई कोशिका विभाजन। और तीसरा है कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन ही होता है जब छिपकली की जब पूंछ टूट जाती है या किसी के भी, जैसे हमारे शरीर में कोई अंग कट जाता है या वो हो जाता है, तो वो दोबारा समसूत्री विभाजन के कारण ही आता है। तो शरीर में जो होता है कोशिकाओं में विभाजन, उसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं। और जनन में जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ इसमें। बात की जाए अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा कि 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें 22 प्लस एक्स एक्स और 22 प्लस वाई वाई, एक्स वाई ये नर में होते हैं और ये मादा में होते हैं। सबसे पहले इनका विभाजन होता है ऐसे, इधर एक्स और एक्स मादा में और एक्स और वाई नर में। फिर आपको पता होगा कि जब एक्स और एक्स ये मिलते हैं तो लड़की का, मतलब एक्स और एक्स मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है, और एक्स और वाई जब मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। और ये अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन में। लेकिन आपको बस ये समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं याद रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम। अब चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। 35 क्वेश्चन है, इनमें से 10-15 मैं यहाँ बता देता हूँ, बाकी पीडीएफ में ऐड करके और आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें से एक एक करके सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सेल का वैज्ञानिक नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु को वनस्पति से विभेदित करती है? सेंट्रोल। आपको ये नहीं पढ़ना है, इसमें ये तीनों पढ़ने हैं कि ये तीनों दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? मैंने आपको बताया कि राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है। ये देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो मैंने आपको बताया कि भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है उससे ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कार्य नहीं होगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? ये अपन पढ़ के आए, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब उसके बाद देखिए, निम्न कौन सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ये आपको याद रखना है। प्लास्टिक, जो मैंने बताया कि लवक जो होता है वो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो मैंने बताया कि कोशिका होती है, तो कोशिका के अंदर जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसके जो खुरदरे भाग पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाए जाते हैं, और वही प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोशिका भित्ति। उसके बाद देखिए, कोशिका एक निश्चित रूप में क्या प्रदान करती है? मतलब कोशिका का जो क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सुरक्षा जो प्रदान करता है, ये उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। ये आपको याद रखना है। देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं कि प्रोटीन निर्माण का कार्य ये पढ़ चुके हैं हम। राइबोसोम केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये सारे बात कर चुके हैं हम। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल में बता चुका हूँ कि श्वसन से ऊर्जा कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया कि अवर्णित लवक जो होते हैं जिनमें कलर नहीं होता वो कहाँ पाए जाते हैं? वो जड़ों में पाए जाते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्णित लवक। पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक की वजह से।
कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम। इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एक बार इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वो एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। ये मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, इसकी वजह से लाइसोसोम के संपर्क में कोई भी अंग आता है तो वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? जल। ये मैं आपको बता चुका हूँ। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार आता है, कोशिका भित्ति। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये सभी होगा, यहाँ सार भी नहीं, ये क्या? सभी। तो ये आप पढ़ लोगे। कोशिकांग डीएनए रखता है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।